हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सो आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था कि सैनिक स्कूल 2026 का एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। तो आपके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि फॉर सैनिक स्कूल 2026 एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल जानकारी देंगे कि क्या क्या इंपोर्टेंट डेट्स है, पहले वो आप अपने कैलेंडर में मार्क कर ले। उसके बाद जो भी इसका इंफॉर्मेशन है उसको अच्छे से समझे। फॉर्म भरने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने चाहिए, अगर वो नहीं है तो आपको तुरंत बनवा लेना चाहिए। फॉर्म भरने में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। आप 1 वीक का टाइम लीजिए और फिर उसके बाद अच्छे से सारी चीज का इंतजाम कर लीजिए। फिर उसके बाद तरीके से फॉर्म को भरिए और अगले वीक तक आप अपने फॉर्म को जरूर भर ले। बहुत सारे लोग लास्ट मिनट का, लास्ट डेट का इंतजार करते रहते हैं, वो अच्छी आदत नहीं है। अभी से आप प्रोएक्टिव होकर के काम करिए, तभी आपका काम समय से होगा, अच्छा होगा, विद पीस ऑफ माइंड होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं जो यहाँ पे सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 का बुलेटिन है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आप इसके इंपोर्टेंट डेट्स को जरूर मार्क कर ले। उसके बाद फिर आगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का जरूरत है वो सारे से हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं अभी कि सबसे पहले जो इनका डिटेल्स आया है ये है यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये डेट आप अपने कैलेंडर में या फिर आप अपनी डायरी में या मोबाइल में जरूर नोट कर ले। वो डेट क्या है? तो 10th अक्टूबर 2025 टू 30th अक्टूबर 2025, मतलब 10 अक्टूबर 2025 से लेकर के 30 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से। यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है अप टू 5 PM। तो मेरा ये सलाह है कि आप 30 तारीख का, 30th अक्टूबर का लास्ट 5 PM का इंतजार ना करें, आप अपने टाइम से फॉर्म को भरें। और फॉर्म भरने के बाद जो इसका फीस होता है उसको आप एक दिन बाद भी भर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये 31 अक्टूबर 2025 तक आप फीस भर सकते हैं अप टू 11:50 PM। इसका मतलब क्या है कि जैसे आज आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा लेकिन आज आप पेमेंट नहीं किए तो आप कल भी कर सकते हैं। तो पेमेंट लास्ट डेट है इसका 31 अक्टूबर, मतलब 31 अक्टूबर के रात में 11:50 के बाद आप यहाँ पे पेमेंट नहीं कर सकते हैं और आपका एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। तो ये चीज आप समझ गए। तो मेरा ये सजेशन है कि आप एक बार सारा डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर ले और अगले वीक तक फॉर्म भर के आप निश्चिंत हो जाए, बच्चे को तैयारी में लगाए, वो ज्यादा बेहतर होगा। अब इसके लिए कितनी फीस देनी पड़ती है, एग्जामिनेशन फीस, वो यहाँ पे दिया हुआ है एज पर द कैटेगरी। सो अगर आपका बच्चा जनरल कैटेगरी या वर्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड एक सर्विसमैन है या फिर ओबीसी एनसीएल है एज पर सेंट्रल लिस्ट, तो आपको इस एग्जाम के लिए जो फीस देना होगा वो 850 रुपए आपको देने होंगे, जो कि थोड़ा सा बढ़ाया गया है, लास्ट ईयर इससे थोड़ा कम था। सो अभी यहाँ पे 850 देना है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब SC ST जिसे बोलते हैं, तो उनके लिए फीस है 700 रुपए का फीस आपको देना है। फीस कैसे देना है? बाय द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे फिर लास्ट में पेमेंट का जब विंडो खुलेगा तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप क्रेडिट कार्ड से अपने ये फीस को भर सकते हैं या डेबिट कार्ड से भर सकते हैं या नेट बैंकिंग के द्वारा इस फी को आप पे कर सकते हैं। और जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग फीस वहां पे देना है। और जो भी आपका है आपको सिलेक्ट नहीं करना। अगर आप जनरल हैं तो आप ओबीसी में सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप जनरल हैं तो जनरल ही सिलेक्ट करना है। अगर आप SC ST में हैं तो आपको SC ST ही सिलेक्ट करना है। अब इसके आगे देखिए, करेक्शन ऑफ डिटेल्स फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जल्दीबाजी में लोग फॉर्म भरते हैं या फिर फॉर्म भरने के टाइम पे इतनी कंसंट्रेशन नहीं होती है या फिर कुछ इधर उधर किसी भी समस्या के कारण अगर आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन गलत भरा गया है तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने के लिए विंडो यहाँ पे ओपन होता है।
मतलब कि आपको वहां पे लॉगिन करना है, जो भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है, और तब वहां पे देखेंगे करेक्शन ऑफ डिटेल्स फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट ओनली, वेबसाइट पे ही जाकर के आप 2 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर तक, मतलब 2, 3, 4 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नवंबर अभी तक का जो इंफॉर्मेशन है इसके हिसाब से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नवंबर तक आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड चीज को एडिट करने का परमिशन दिया जाता है, एज लाइक जेंडर, डोमिसाइल, देन आपका और भी कुछ इंफॉर्मेशन हो सकता है वो वहां पे दिया जाएगा कि क्या क्या चीज आप करेक्ट कर सकते हैं। तो बेहतर है, ये मेरा सजेशन है, ये सबको पता है कि मेल है तो मेल भरना है, अगर आप कर्नाटक के तो कर्नाटक डोमिसाइल चूज करना है, तो आप जहां के हैं जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप ध्यान पूर्वक एक ही बार अच्छे से भरे, ताकि ये आपके लिए परेशानी का कारण ना बने आगे चल के। सो आप सारा इंफॉर्मेशन को एक पेज पे पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर एज पर द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द फॉर्म आप वहां पे एक एक चीज को 1 बाय 1 भरते जाइए, तो गलती होने के चांसेस नहीं है, और ये जो जरूरत नहीं पड़ेगा आपको करेक्शन का। लेकिन अगर किसी से गलती से ये हो जाता है तो उनके लिए टाइम दिया गया है 2 नवंबर से लेकर के 4 नवंबर तक 2025, 26 नहीं 25, फॉर्म है 2026 के लिए, लेकिन एप्लीकेशन फिलअप किया जा रहा है 2025 में, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नवंबर तक ही आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, मतलब जो गलतियां हो गई है उसको आप सुधार सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो आप उसी के साइट पे जाकर के आप लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वो जब एग्जाम का टाइम आता है उससे थोड़े दिन पहले, हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले आपको इंटीमेशन आ जाएगा, आपको वहां पे वेबसाइट रेगुलरली चेक करना है, या फिर यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे यूट्यूबर आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि एडमिट कार्ड अब डाउनलोड हो रहा है, तो वहां पे आपको एडमिट कार्ड एनटीए के वेबसाइट से डाउनलोड करना है बिफोर द एग्जाम। उसका क्या, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सो एग्जैक्ट डेट यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया गया है, और ये वैरी होते रहते हैं, कभी दिसंबर के लास्ट वीक में होता है, कभी जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है, कभी जनवरी के लास्ट वीक में होता है, कभी मिड में हो सकता है। इस बार 2025 में अप्रैल में हुआ था, अप्रैल के फर्स्ट वीक में हुआ था। तो यहाँ पे अभी तक जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली दिया गया है डेट ऑफ एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। डेट यहाँ पे दिया गया नहीं है, डेट आपको मिल जाएगा एग्जाम से पहले थ्रू देयर ऑफिशियल वेबसाइट। अब उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे जो बच्चे ऑलरेडी 1-2 अटेम्प्ट ले चुके हैं उनको पता होगा, जो नए हैं उनके लिए है कि एग्जाम फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इज हैविंग 150 मिनट्स। 150 मिनट्स मतलब हो गया 2.5 घंटे। सो 2.5 आवर्स में आपको यहाँ पे आंसर करना है सारा क्वेश्चंस, और जो क्लास 9 के लिए अपियर हो रहे हैं उनके लिए है 180 मिनट्स, मतलब 3 घंटे का। सो 6 वाले बच्चे को 2.5 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, 2.5 आवर दिया जा रहा है, और यहाँ पे 9th वाले बच्चे को 3 आवर्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू 6। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, टाइमिंग्स ऑफ एग्जामिनेशन, डेट नहीं दिया है लेकिन टाइम दे दिया, एग्जाम फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2 PM टू 4:30 PM। जैसा कि हमने बताया 2.5 घंटे का एग्जाम होगा क्लास 6 के लिए, तो कब होगा, सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ इन द सेंस 2 PM टू 4:30 PM के बीच ये एग्जाम का ड्यूरेशन है। इतने टाइम तक क्लास 6 के बच्चे को एग्जाम देने के लिए टाइम दिया जाएगा, लेकिन आपको सेंटर पे रिपोर्ट करने के लिए 12 बजे से पहले पहुंच जाना है। ऐसा नहीं कि 2 बजे से एग्जाम है तो आप 1:45 में पहुंच रहे हैं, हो सकता है आपको इंटरव्यू नहीं मिले। तो इसीलिए बेहतर है कि आप इस टाइम से पहले 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, सेफ साइड में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने घर से 10 से 11 बजे निकलेंगे और टाइम पे वहां पहुंच जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सिमिलरली फॉर क्लास 9 2 PM टू 5 PM, इनका 3 घंटे का एग्जाम है, बड़े बच्चे हैं, ज्यादा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक सेम डे में एग्जाम होता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट, एग्जाम सेंटर एज इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। सो यहाँ पे कहां पे एग्जाम देना है
ये जनरली जब आप फॉर्म भरेंगे आगे तो आपसे पूछा जाएगा, आपको अपने चॉइस के सेंटर्स देने हैं 1 2 3 4 जो भी वहां पर ऑप्शन, तो आप अपने नियर बाय सेंटर को ऑप्ट करेंगे और मोस्टली जो फर्स्ट प्रेफरेंस आप वहां पे ऑप्ट करते हैं उस सिटी में सेंटर मिल जाता है। उस सिटी में बहुत सारे सेंटर होते हैं एज लाइक बैंगलोर, तो बैंगलोर में बहुत सारा सैनिक स्कूल का सेंटर होगा फॉर दैट एग्जाम। तो आपको कौन सा स्कूल में एग्जाम देने के लिए, ये सैनिक स्कूल में नहीं होता, नॉर्मली जो भी स्कूल है यहाँ पे सिटी में उस स्कूल पे एग्जाम होता है, तो कौन से स्कूल में एग्जाम देना है वो आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। सिटी आपको चूज करना है लेकिन एग्जाम सेंटर सोसाइटी देगी आपको। नेक्स्ट, display of scanned OMR answer sheet, question paper sets and answer keys will be announced on NTA website later। तो जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपका बच्चा जो भी एग्जाम देता है वो OMR शीट पे होता है और वहां पे ऑफिशियली पेपर भी रिलीज किए जाते हैं कोड वाइज। ABCD अगर कोड है तो वो सारे कोड के पेपर रिलीज होते हैं। फिर उसके बाद आपका बच्चा ने क्या आंसर किया है वो OMR को स्कैन करके वहां पे दिया जाता है। कई बार बच्चे को OMR को कलर करने में मिस्टेक कर देते हैं और वहां पे उस क्वेश्चन के आंसर को कंसीडर नहीं किया जाता है, वो भी आपको वहां पे दिखेगा कि आपका बच्चे ने क्या मिस्टेक करके आया एग्जाम में। तो OMR को स्कैन करके वहां पे डाला जाता है। आप चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे ने कितने आंसर सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, कितने में गड़बड़ किए हैं, वो सारा चीज आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं बाय सीइंग द स्कैन पेपर ऑफ दिस OMR। और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं आने वाले रिजल्ट में। अब देखते हैं वेबसाइट। ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे इसको आप जरूर से देखें और इसके सही चीजों को जरूर अपनी जानकारी में रखें, क्योंकि आज के डेट में इतने साइबर फ्रॉड होते हैं कि सेम सिमिलर टाइप के ULR से वहां पे बहुत सारे मिस्टेक्स किए जाते हैं, बहुत सारी तरीके की गड़बड़ी की जाती है। इसलिए जो सरकार के द्वारा ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है उसी को आप यूज करें अपनी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, साथ साथ अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए भी। तो यहाँ पे दिया हुआ है www.nta नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है .ac.in/। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखें, अपने मोबाइल में या नोटबुक में नोट कर ले ये साइट का एड्रेस, और इसी साइट पे जाकर के आप सारा ऑथेंटिकेटेड जानकारी ले सकते हैं। उसके नीचे में दिया है exams.nta.nic.in सैनिक-स्कूल-सोसाइटी देन स्लैश। तो ये साइट पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने होंगे और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको वहां पे अपलोड करने होंगे इन देयर डिजायर्ड फॉर्मेट विद द प्रॉपर साइज। साइज भी वहां पे स्पेसिफाइड होता है कि आपको कैंडिडेट का फोटो अपलोड करना है तो कितने केबी में होना चाहिए, सिग्नेचर अपलोड करना है वो कितने केबी में होना चाहिए। तो आप वहां पे उसको कंप्रेस करके अपने साइज में क्रॉप करके ला सकते हैं और फिर वहां पे आप एग्जाम फॉर्म को भरेंगे। उसका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड विद इन 6 वीक्स आफ्टर एग्जाम। तो यहाँ पे डेट स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लीजिए कि अगर जनवरी के लास्ट वीक को, मतलब लास्ट संडे को अगर एग्जाम होता है तो वहां से 6 वीक मतलब होता है 15 मार्च। सो 15 मार्च या उससे पहले आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा कि आपके बच्चे के कितने स्कोर आए, कितने मार्क्स आए। फिर उसके बाद उनका स्टार्ट होगा क्या, ई काउंसलिंग, वो बात की बात। फिर यहाँ पे ये आपने इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी देख लिया। अब आगे देखते हैं क्या है। The fees as mentioned above is exclusive of any taxes or service charges payable to banks or payment organizations that may be applicable. Fee as mentioned above is non-refundable. Fee once paid will not be refunded under any circumstance. So मोटा मोटी इसका अर्थ ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप जब एक बार फी भर देंगे, अब कोई बोलता है कि नहीं नहीं मेरे बच्चे को एग्जाम देने का मन नहीं या फिर मैं उनको एग्जाम नहीं दिलवाना चाहता हूं, आप मत दिलवाइए, लेकिन आपने जो फीस दे दिया
वो किसी भी सिचुएशन में आपको वापस नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर बैंक के कुछ चार्जेस है ट्रांजेक्शन के लिए, वो भी एप्लीकेबल है। जो भी बैंक का अपना नॉर्म्स होता है, 10 रुपए 20 रुपए या जो भी चार्जेस है, वो आप ही को भरना है। नेक्स्ट है AISSEE 2026 ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27। सो अब जो एग्जाम होगा वो अगले सेशन के लिए होगा। वो सेशन क्या होगा? 2026 to 2027 covers admission to classes 6 and 9 of Sainik schools and class 6 for all 69 new Sainik schools and class 9 of those approved 19 Sainik schools which have progressed to class 9 in academic year 2026-2027। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सैनिक स्कूल में आप क्लास 6 एंड क्लास 9 में एडमिशन के लिए इस एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी 33 एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल है, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है, उसमें तो दोनों एप्लीकेबल है। क्लास 6 क्लास 9 के दोनों क्लास में एडमिशन के लिए एप्लीकेबल है। न्यू सैनिक स्कूल जो ज्वाइन हो उसमें क्लास 6 के लिए 69 न्यू सैनिक स्कूल्स में आप एडमिशन ले सकते हैं और क्लास 9 के लिए 19 न्यू सैनिक स्कूल में एप्लीकेबल है एज पर द रिकॉर्ड। जो भी उनके पास ये सारा चीज है उसके अकॉर्डिंग candidates can apply for AISSEE 2026 online only on the website exams.nta.nic.in सैनिक स्कूल सोसाइटी स्लैश। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। वो पीडीएफ में ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर के जाएंगे और फिर वहां पे आप सिस्टमेटिक वे में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो द एप्लीकेशन फॉर्म अदर देन ऑनलाइन मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड फुल स्टॉप। ये क्यों लिखा है यहाँ पे, इसकी जरूरत क्या मैं बताता हूँ आपको कि आरएमएस का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है वो ऑनलाइन मोड में किया जाता है, लेकिन RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी ऑफलाइन मोड में अप्लाई किया जाता है। मतलब कि आप ऑनलाइन मोड में फॉर्म को मंगाने का रिक्वेस्ट दे सकते हैं, आपके पास फॉर्म आ जाता है, फिर आप मैनुअली फिलअप करते हैं सारे चीज को बाय द कैंडिडेट और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो पूरा अटैच करके आप बाय पोस्ट उनको भेजते हैं। ये होता है सिर्फ RIMC में। सैनिक स्कूल में RMS के एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ही दिए जाते हैं, वहां पे ऑफलाइन नहीं दिए जाते हैं। इसीलिए इस पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि अगर कोई आपको कहता है कि नहीं इसको ऑफलाइन में भी आपको इसका प्रिंट आउट लेकर के भेज दीजिए, तो गलत इंफॉर्मेशन है। सिर्फ और सिर्फ ये जो गिवन वेबसाइट है इसी पे जाकर के आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही फिलअप करना है। अब इसके आगे क्या कहता है? ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट। Application form is common for admission to both Sainik School and approved new Sainik School full stop. Fee as stated above is the same whether a candidate applies for Sainik Schools or approved new Sainik Schools or both. यहाँ पे ये पॉइंट 3 में क्या कहना चाह रहा है कि एक बच्चा एक ही एप्लीकेशन वहां पे अप्लाई कर सकता है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स 2-3 यूजर आईडी पासवर्ड बना करके और फिर 2-3 तरीके से वो चाहते हैं फॉर्म को फिलअप करना, वो गलत अप्रोच है। एक बच्चा एक साल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकता है फॉर एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल एज वेल एज फॉर न्यू सैनिक स्कूल बोथ। वही यहाँ पे इस पैरा में बताया गया है। तो इसका मतलब है कि जो भी वो फीस आपको एक ही बार देना है, जो हमने इससे पहले आपको बताया था। वो फीस देने के बाद जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, वो सैनिक स्कूल के लिए, न्यू सैनिक स्कूल के लिए, दोनों के लिए वो स्कोर कार्ड आपका वैलिड होगा। उसके लिए अलग अलग एग्जाम नहीं होते। ये चीज आप ध्यान में रखिए, ये कॉमन एप्लीकेशन लिया जाता है। अब उसके क्या है?
if a candidate submit more than one application form for admission at the same level, either class 6 or class 9, all his or her application form shall summarily be rejected. अगर आप एक से ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उनके पास ट्रैकिंग भी रहता है, आराम से ट्रैक कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड यूनिक होता है, वो आधार कार्ड से ट्रैक कर लेंगे कि अगर आपने एक से ज्यादा वहां पर एप्लीकेशन भरा तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, आपका बच्चा एग्जाम नहीं दे पाएगा। इसीलिए एक बच्चा एक ही एप्लीकेशन आइदर फॉर क्लास 6 और क्लास 9 एज पर देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे एक ही फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट, candidate must follow the instruction strictly as given in the information bulletin and on NTA website जो यहाँ पे दिया हुआ है exams.nta.nic.in सैनिक स्कूल सोसाइटी। ये जो वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पीडीएफ में। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरली डिस्क्वालिफाइड। ये बता रहे हैं कि आप जो भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियली दिया गया उसी को फॉलो करते हुए आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अब उसका इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, डाउनलोड एंड रीड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली टू इंश्योर योर एलिजिबिलिटी। सो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है? रजिस्टर ऑनलाइन यूजिंग यूनिक ईमेल आईडी एंड यूनिक मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, कई लोग क्या गलती करते हैं कि वो अपने ऑफिस का भी ईमेल आईडी इस पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेरेंट्स आईटी में जॉब कर रहे हैं और वो अपना ऑफिस का आईडी यहाँ पे यूज कर लिया गलती से, और उसके बाद एक महीने बाद हो सकता है कि वो जॉब चेंज कर लिए, तो जो उनका ऑफिशियल ईमेल आईडी था वो अब उनके पास नहीं है, तो जो भी यहाँ से कम्युनिकेशन होगा आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए आप वही ईमेल आईडी यूज करें जो आपका पर्सनल हो और आप उससे रेगुलर ट्रैक करते हो। दूसरा कि मोबाइल नंबर वही यूज करें जो आपका पर्सनल हो और आपके पास रेगुलरली रहता हो, क्योंकि जो भी यहां से फर्दर कम्युनिकेशन आपके साथ किया जाएगा काउंसलिंग के टाइम पे या फिर किसी भी चीज के लिए मेल आना है, कुछ भी होना है, तो आपके पास ये दो चीज वैलिड होना चाहिए और ये आप ही के पास होना चाहिए, आपके पास पर्सनल होना चाहिए, ये ऑफिशियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बीच में जॉब चेंज कर दिया तो फिर गड़बड़ होने की संभावना है, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन दोनों चीजों का छोटी छोटी चीज है लेकिन ध्यान रखना है एडवांस में, ताकि बाद में यह आपके लिए परेशानी का जड़ न बने। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं। Fill in the online application form and note down the system generated application number. Upload the following document. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वहां पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है जो हर एक बच्चे के लिए यूनिक होता है और वो टिल द एंड ऑफ द प्रोसेस, मतलब कि ई काउंसलिंग होने तक, आपके बच्चे का एडमिशन होने तक उसकी जरूरत पड़ती है। एप्लीकेशन नंबर बहुत ही इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पे जो यूनिक होगा हर एक बच्चे के लिए। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या कहता है? स्कैन इमेजेस ऑफ कैंडिडेट्स फोटोग्राफ। फाइल साइज दिया है 10 KB टू 200 KB। तो आपको क्या करना है? आपको अपने बच्चे का मोबाइल में फोटो खींचना है, रिसेंट फोटो, उसको क्रॉप करके और फिर इस साइज में 10 KB टू 200 KB के फॉर्मेट में पहले आपको तैयार करके रख लेना है। नेक्स्ट है कैंडिडेट सिग्नेचर, फाइल साइज 10 KB टू 50 KB इन जेपीजी फॉर्मेट। ये फॉर्मेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी फोटो खींचेंगे या यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर का फोटो लेंगे, सारा जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर का क्या साइज होगा? 10 KB टू 50 KB। ये भी आपको ध्यान में रखना है, आप नोट करते जाएं डायरी में, और फिर उसके बाद आपका काम बहुत सिस्टमेटिक वे में होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा और बहुत ही आसान भी हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या है? कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। तो एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आजकल के बच्चे थोड़े शरारती होते हैं और वो अपने सिग्नेचर को चेंज करते रहते हैं। तो आप एक पेटेंट सिग्नेचर अपना तैयार कर ले अपने बच्चे का, यहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर नहीं चाहिए,
बच्चे की सिग्नेचर चाहिए, लेकिन वो यूनिक हो और वही सिग्नेचर वो हमेशा ऑफिशियल काम के लिए यूज करे, क्योंकि जब बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो वहां पे भी सिग्नेचर मांगा जाएगा। वहां पे जो इन्विजिलेटर होता है, आपके बच्चे का सिग्नेचर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड कर रहे हैं उससे वो मैच करता है। अगर वो मिसमैच हो गया, बच्चा ज्यादा हीरो बनने लगा, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको शुरू से केयर करना है। नेक्स्ट क्या है, कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। ये लेफ्ट हैंड है, आप याद रखें, राइट का नहीं लेना है। लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन बच्चे का आप सादे पेपर पे ले लें, उसका फोटो खींचे, फिर उसको क्रॉप करें, और फिर उसके बाद आप इस सिस्टम पे जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो वहां पे अपलोड करेंगे, एक ही बार में आपका सारा काम हो जाएगा। अगर ये सिस्टमेटिक वे में इस साइज के अंदर नहीं है, वहां आपका ये चीज अपलोड नहीं होगा और फिर आपको बार बार इरिटेशन होगा, परेशानी होगी। इसीलिए आप अभी इन सारे चीजों को एक नोटबुक पे नोट करते जाए, ताकि आपका काम आधे से 1 घंटे में सारा काम आप फिनिश कर सकते हैं। बच्चे के फॉर्म भरने से लेकर के, रजिस्ट्रेशन करने से लेकर के, डॉक्यूमेंट अपलोड अपलोड फिर उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटी है वो सारा चीज पूरा हो सकता है, पेमेंट वगैरह सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो ये 3 चीज हो गया। अब उसका नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का। कई लोग बोलते सर मेरे पास है ही नहीं, तो आप बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो टाइम है अभी। तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, और उस बर्थ सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो कहीं पे भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट में भी डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए, बच्चे के आधार कार्ड में भी वही होना चाहिए, और आपका बच्चा जहां पे भी पढ़ाई कर रहा है वहां पे भी स्कूल के रिकॉर्ड में वही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर ये मिसमैच हुआ तो आपका कैंडिडेचर इन फ्यूचर रिजेक्ट हो सकता है, आप फाइनल स्टेज तक नहीं जा पाएंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट है कास्ट और कम्युनिटी और कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है इफ अप्लीकेबल। तो जेंडर के लिए कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म भरने के टाइम पे भी इनकी जरूरत पड़ेगी। बाद में काउंसलिंग के टाइम पे भी सेम कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, और काउंसलिंग के टाइम, एडमिशन के टाइम पे भी जब आप जाएंगे वहां पे स्कूल में एडमिशन के लिए, तो उस समय भी ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। मतलब डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट जो आप यूज कर रहे हैं अभी, वही आपको इसमें प्रोड्यूस करना होगा। वो मैच करते हैं, आपके जो डेटा यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं उससे वो मैच करते हैं। फिर उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये जो भी आपको कॉम्पिटेंट देता है, तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप कहीं पे भी रह रहे हैं, आप दिल्ली में रह रहे हैं, बैंगलोर में रह रहे हैं, पंजाब में रह रहे हैं, कहीं पे भी रह रहे हैं, आप जहां से बिलोंग करते हैं, बच्चे का जन्म जहां पे हुआ है वो इसके लिए डोमिसाइल होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिहार का पेरेंट्स है और वो बैंगलोर में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनके पास डोमिसाइल कहाँ का है, बिहार का है, तो वहां डोमिसाइल उनका बिहार कंसीडर होगा। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली का डोमिसाइल कंसीडर होगा। आप अगर दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली का डोमिसाइल है, आपका बच्चा 5-6 साल से दिल्ली में पढ़ रहा है और आपके बच्चे का डोमिसाइल भी वहीं का है, बर्थ भी वहीं का है, तो फिर आपको दिल्ली का फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप बिहार से हैं और आप दिल्ली में रहते हैं, बच्चा वहां पढ़ता है, वहां पे ना उसका जन्म हुआ है, ना ही उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहां के डोमिसाइल के हिसाब से, तो फिर आपका जो डोमिसाइल है वो बिहार ही कंसीडर होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आप ये सब चीज अगर अभी नहीं ध्यान रखेंगे, गड़बड़ कर देंगे, तो बाद में सर पटकने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपका जहां का डोमिसाइल है, बच्चा आपका कहीं भी पढ़ रहा हो, चाहे वो बैंगलोर पढ़ रहा हो, चाहे वो पंजाब में पढ़ रहा हो, चाहे वो पुणे में पढ़ रहा हो, चाहे वो मुंबई, उसका बच्चे का डोमिसाइल जहां का है वही यहाँ पे फिलअप करना। बच्चे का डोमिसाइल जहां का है वही फिलअप करना है, उसमें गलती नहीं करेंगे। और वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड भी करना है, और वो सर्टिफिकेट जब आप सेलेक्ट होते हैं तो एडमिशन के टाइम पे भी आपसे मांगा जाएगा ओरिजिनल।
ऐसा नहीं फोटो कॉपी नहीं चलता, ओरिजिनल वहां पे मांगा जाए, तो ओरिजिनल को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर डिफेंस कैटेगरी सर्विंग एंड पीपीओ फॉर एक्स सर्विसमैन इफ एप्लीकेबल। तो यहाँ पे जिनके भी बच्चे जो डिफेंस में है और उनके बच्चे या फिर जो रिटायर्ड हो चुके हैं डिफेंस से, अगर उनके बच्चे इस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस यहाँ पे देना जरूरी है, मतलब उनको स्कैन करके अपलोड करना है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल सर्टिफाइंग दैट द एप्लीकेंट इज स्टडीइंग इन द अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज हु आर स्टडीइंग करेंटली इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल्स। ये पॉइंट उनके लिए है जिनका बच्चा ऑलरेडी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम एपीआर ही हो रहे हो, आप नॉन सैनिक स्कूल, ना ही न्यू में ना ही ओल्ड में, तो फिर आपके लिए वो चीज नहीं है। लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जिनका बच्चा पढ़ रहा है न्यू सैनिक स्कूल में, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा, फॉर एग्जाम्पल न्यू सैनिक स्कूल में उन्होंने 6 में एडमिशन लिया, अब वो 9th के लिए 9th एग्जाम के लिए एलिजिबल है, तो वहां पे वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा प्रिंसिपल से जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं। ये न्यू सैनिक स्कूल की बात। नेक्स्ट, द सर्टिफिकेट as detailed above, file size should be 50 KB to 300 KB in PDF format। तो ये सब चीज आपको डालना है। जो इमेजेस वहां पे पूछा गया है तो वो जाएगा जेपीजी में, और जहां पे भी आपको ये सर्टिफिकेट देने हैं वो सर्टिफिकेट जैसे हमने बताया, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, फिर सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर द डिफेंस पर्सन, तो ये सारी चीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। और उसके साइज क्या होना चाहिए, 50 केबी टू 300 केबी, 50 केबी से लेकर के 300 किलो बाइट तक के साइज को ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर इस रेंज के आउटसाइड है, अगर कम है, 50 केबी से कम है या 300 केबी से ज्यादा है, तो वहां पे अपलोड ही नहीं होगा। आपको बोलेगा प्रॉपर साइज में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। नेक्स्ट है, इफ द इंफॉर्मेशन गिवन और डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड आर नॉट करेक्ट और इनकम्प्लीट और कैन नॉट बी corroborated with the required original certificate at the time of admission, the candidate is liable to be rejected and admission denied to him or her। ये पॉइंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया पहले ही आपको कि एक भी डॉक्यूमेंट जो अभी आप अपलोड करेंगे यहाँ पे, वो अगर मिसमैच हुआ एडमिशन के टाइम पे तो बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा, उसका कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा। इवन तो आप क्वालिफाई कर गए, आपके रैंक्स अच्छे हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको स्कूल से कॉल भी आ गया, आप काउंसलिंग में सेलेक्ट भी हो गए, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच हुआ तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसीलिए उस समय पश्चाताप करने से बेहतर है कि आज फॉर्म भरने से पहले हर एक डॉक्यूमेंट्स को आप केयरफुली चेक कर ले, थोड़ा टाइम दे, जो नहीं है उसका इंतजाम करें, फिर आप फॉर्म भरें। स्टेप 3 में क्या बोले, पे फी यूजिंग एसबीआई बैंक पेमेंट गेटवे थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यूपीआई एंड कीप प्रूफ ऑफ फी पेड, फुल स्टॉप। In case the confirmation page is not generated after payment of fee, then the transaction is cancelled and amount will be refunded to the candidate's account, full stop. However, the candidates has to make another transaction in case the confirmation page is not generated। इसका मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे पे फी यूजिंग एसबीआई बैंक पेमेंट गेटवे, जब वहां पे जाएंगे, ये इसीलिए इन्होंने इस बैंक के नाम को मेंशन किया क्योंकि आप फ्रॉड से बच सके। जब आप वहां पेमेंट पेज पे जाएंगे तो इनका जो पेमेंट गेटवे है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैप किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक पेमेंट गेटवे के द्वारा
कोई भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का या एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है, उसका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो पेमेंट गेटवे खुलेगा वो एसबीआई का खुलेगा। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, ये फॉर्जरी से बचने के लिए दिया गया है। और कई बार सिस्टम फेलियर होने के वो हो सकता है कि आपके एंड से आपका इंटरनेट बेहतर नहीं हो तो ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है बैंक का सर्वर अच्छे से काम कर नहीं रहा हो तो वहां पे भी ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। उस सिचुएशन में अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है और आप सोच रहे नहीं नहीं हम तो पैसा दे दिए, आपके बैंक से पैसा कट भी गया लेकिन यहां तक नहीं पहुंचा जहां जाना था, तो आपका कैंडिडेचर कंप्लीट नहीं होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए आप इन चीज को इंश्योर करें कि जब पेमेंट आप दे दिए तो वहां पे वो सक्सेसफुल होना चाहिए। सक्सेसफुल का कंफर्मेशन पेज आना चाहिए, वहां पे दिखना चाहिए कि आपका पेमेंट हो गया। अगर वो नहीं हुआ है तो आप दूसरा तीसरा अटेम्प्ट भी ले सकते हैं पेमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना क्योंकि पेमेंट जब तक नहीं जाएगा आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगा। बिना पैसा का दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है, कोई भी काम नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज वही इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट सही भरे, एप्लीकेशन फॉर्म भी अच्छे से भरे, लेकिन पेमेंट आपका नहीं हुआ तो आप बच जाएंगे, आप रह जाएंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, आपका बच्चा एग्जाम नहीं दे पाएगा, आपके बच्चे का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सही से सारा काम को इंश्योर करें। जब आप वहां पे ये पेमेंट हो जाएगा तो आपको दिखेगा भी, आपको वेबसाइट पे भी दिखेगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। सो आप जिस दिन पेमेंट करते हो उसके नेक्स्ट डे भी चेक कर सकते हो, उसके अगले दिन भी चेक कर सकते हो कि हुआ कि नहीं। नेक्स्ट, download, save and print copies of confirmation page after successful remittance of fee and keep copies safely for further reference। ये मैंने जस्ट आपको बताया है सारा चीज। All the 3 steps can be done together in one go or at different times। यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट का क्या मतलब है कि आप जैसे आधा काम आज कर लिए कि आधा इंफॉर्मेशन भर दिया और टाइम नहीं है तो वो ऑटोमेटिक सेव हो गया, फिर आपको अगले दिन लॉगिन करेंगे तो जहां तक आप भर दिए थे उसके आगे तक जाना। हो सकता है कि पहले दिन आपने वहां पे सारा इंफॉर्मेशन को फिलअप कर दिया, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, सब कुछ हो गया, पेमेंट वाला पार्ट रह गया, तो वो आप नेक्स्ट डे में भी कर सकते हैं। हो सकता है जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन शायद सर्वर काम नहीं कर रहा हो या फिर आपका वो इंटरनेट अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन में हो सकता है पेमेंट ना हो, तो आपको वहां पे इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट डे में जाकर के कर सकते हैं। लेकिन आप इंश्योर करें कि पेमेंट आपका हो गया, तभी आपका एप्लीकेशन वहां पे सक्सेसफुली एक्सेप्टेड होगा। नेक्स्ट, the final submission of online application form will remain incomplete if step 3 is not complete. Such forms will stand rejected and no correspondence on this account will be entertained। ये भी पॉइंट मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ये स्टेप 3 क्या पेमेंट वाला पार्ट है, तो हमने बताया कि फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आपका स्टेप 3 कंप्लीट नहीं हुआ तो आपके एप्लीकेशन को मान्य नहीं माना जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसके बिहाफ में कोई भी पत्राचार या कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सेप्टेड नहीं होगा। आप कुछ भी नहीं उसके बाद बोल सकते कि नहीं मेरा तो भूल गए, ये हो गया, आप कुछ भी एक्सक्यूज उसके बाद नहीं चलेगा। इसीलिए आप एक्सक्यूज पार्ट में न जाकर के आप स्मार्टली ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से भरें। नेक्स्ट, candidates are advised to keep the application number and password generated during the registration confidential and use them to view registration data and download admit card, result, etc. full stop। यह पॉइंट यहां पे इसीलिए बताया गया है क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आए हैं, ऐसे केसेस आए हैं कि जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं
वो बच्चों का क्रेडेंशियल अपने पास रखते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। वहां पे उनके केयरफुल नहीं होने के कारण बच्चों के साथ कुछ गलत भी हो सकता है। इसीलिए यह आपके साथ एडवाइस है कि आप इन चीजों का आप जहां पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन अपनी सीक्रेट चीज उनके साथ साझा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, आप एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये सब कुछ अपने पास सेफली रखिए, अपने रिजल्ट को खुद देखिए, अपना डिसीजन खुद, आप दूसरे से एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना क्रेडेंशियल किसी को दे दिया तो इसका मतलब कि आप अपना बैंक अकाउंट उनको दे दिए, तो वहां पे गड़बड़ ना हो, इसके लिए ये आपको पहले ही चेतावनी दे रहे हैं कि एप्लीकेशन नंबर और लॉगिन क्रेडेंशियल आप दूसरे के साथ शेयर नहीं करें। नेक्स्ट, any request to change the exam center date and time provided on the admit cards shall not be considered under any circumstances. ये क्या करे कि जो भी वहां पे एनटीए के द्वारा आपको इंटीमेट किया जाएगा, या तो उनके वेबसाइट से आप देख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते रहते हैं, उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा। एग्जाम सेंटर फॉर्म भरने के टाइम पे जो भी सिटी आप ऑप्ट करेंगे, वहीं पे उसी सिटी में आपके बच्चे का एग्जाम होगा और वो चेंज नहीं होगा। जैसा कि इन्होंने यहाँ पे लिखा है, उस पे जो डेट एंड टाइम दिया रहेगा, ऐसा नहीं कि आपके बच्चे का सेकंड हाफ में एग्जाम, आप फर्स्ट हाफ में पहुंच गए, बोले मेरे बच्चे का एग्जाम ले लो, ऐसा नहीं होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम से चलता है, और जो डेट टाइम दिया रहेगा उसमें आपको प्रोएक्टिव होकर के काम करना है। तो वहां पे आपको टाइम पे पहुंचना है, और जो डेट दिया रहेगा, जो टाइम दिया रहेगा, वो किसी भी आपके पर्सनल रीजन से वो चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, नो रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ फी वंस रिमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी एंटरटेन्ड बाय एनटीए अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ये भी पॉइंट हमने पहले आपको बता दिया कि किसी भी सिचुएशन में जो फीस आप दे दिए हैं, एग्जामिनेशन फीस, वो वापस नहीं मिलेगा, आप एग्जाम दें या नहीं दें। The entire application process of AISSEE 2026 is online, including uploading of scanned images, certificates, payment of fees, and printing of confirmation page full stop. Therefore, candidates are not required to send or submit any documents, including confirmation page, to NTA through post or fax or by hand. यह भी पॉइंट हमने पहले आपको बता दिया कि आपको सारे चीज स्कैन करके जो जो डॉक्यूमेंट्स या फिर थंब इंप्रेशन पूछा गया है, वो सारे चीज आपको यहाँ पे अपलोड करना, पेमेंट तो वहां चला जाएगा, फिर वो तो हो गया। आपको प्रूफ रखना अपने पास पेमेंट का या फीस का, वो ऑटोमेटिक वहां पे चला जाता है, उसके लिए आपको प्रूफ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। और आप यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन एक बार आप फिलअप कर लेंगे तो प्रिंटिंग के लिए कंफर्मेशन आएगा, प्रिंट करके रख लीजिए, पेमेंट का भी आप प्रूफ रख लीजिए कि आपने दिया है और सक्सेसफुली वहां पे सबमिट भी हुआ है, आपके अकाउंट से डेबिट भी हुआ है। वो डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, एक बार डेबिट हुआ फिर वापस क्रेडिट नहीं हुआ, डेबिट ही रहा, उसका प्रूफ आप रख लीजिए। तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ से पेमेंट चला गया है, और यहाँ पे आपको कोई भी चीज, चाहे वो पेमेंट का प्रूफ है, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, या जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिलअप करते हैं उसके बाद जो प्रिंट आउट लेते हैं, इनमें से कोई भी चीज को वापस इस पे एनटीए पे नहीं भेजना है, एनटीए के एड्रेस पे नहीं भेजना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, कि ये पूरा ऑनलाइन के द्वारा ही सारा काम हो रहा है। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग द एनटीए वेबसाइट। जैसा कि हमने आपसे बताया कि आप फ्रीक्वेंटली एनटीए के वेबसाइट को विजिट करते रहिए, आप कोई ना कोई चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्टेड रहिए, यूट्यूब से भी, सोशल मीडिया से, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम बिताने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको सही जानकारी दे रहा है, आपको सही वहां पे कंटेंट मिल रहा है, तो आप उससे चिपक के रहिए, सारी जानकारी आपको मिलते रहेगा टाइम बाय टाइम। अदरवाइज आप टाइम पास के लिए वहां नहीं जाए। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी इंस्ट्रूमेंट और ज्योमेट्री और पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, पर्स, ये सब एक्सेट्रा, ये सब सारा चीज कॉमन है आज के डेट में, सबको पता है।
तो हमें लगता है कि आपको मेरे तरफ से एक मोटा मोटा अच्छा जानकारी मिल गया होगा कि क्या क्या चीज की जरूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, क्या क्या इसके लास्ट डेट्स हैं, और डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। सो डेट हमने बताया कि 10 अक्टूबर से शुरू हो गया, 30 अक्टूबर तक चलेगा। तो आप यहाँ पे आराम से पहले सारे वीडियो को शुरू से अंत तक सुन लीजिए, क्या क्या चीज का जरूरत है उसको आप लिख लीजिए, आप पहले सारे डॉक्यूमेंट सारे चीजों को इकट्ठा कर लीजिए, देखिए क्या है क्या नहीं है, फिर उसको वो जो भी चीज नहीं है उसका आप इंतजाम करिए, और फिर उसके बाद आप तसल्ली से फॉर्म भरिए। लेकिन फॉर्म भरने के लिए हमेशा लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को पढ़ाई भी करना है, तैयारी भी करना है। और हम एक सलाह देते हैं कि जहां पे भी जेन्युइन कंटेंट मिलता हो वहां पे अपने बच्चे का टाइम को यूज करिए, टाइम पास मत करिए। सैनिक स्कूल का एग्जाम इतना भी आसान नहीं होता है और ना ही बहुत भारी होता है। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिक वे में, अभी यहां से दो ढाई महीने 3 महीने बचे हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना आपके पास मोटा मोटा है। सो यहाँ पे आपको एकदम फोकस्ड होकर के बच्चे की तैयारी करवाना है, टाइम पास मत करिए। और उसके बाद आप अपने बच्चे को एग्जाम दिलवाइए, और अच्छा से अच्छा स्कोर लेकर के आएगा तो ही अच्छे से अच्छे स्कूल मिलेंगे। तो इसी के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि जहां पे भी, जैसे मेरे चैनल पे भी लास्ट ईयर हमने 400 नियर अबाउट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस दिए थे। इसमें आरएमएस में बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आए थे, एज वेल एज सैनिक स्कूल के एग्जाम में भी डायरेक्टली क्वेश्चंस आए थे। और वो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक है, वो जितने क्वेश्चंस भी है वहां पे जीके वो एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए सारा इंक्लूड किया गया है। तो आप उस 400 क्वेश्चंस का अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली भी आ सकते हैं, और भी वीडियोस में अपलोड करने का कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि वह जानकारी वह कंटेंट आपके काम का नहीं है, तो आप यहाँ पे टाइम पास भी नहीं कर, आपका टाइम इज मनी। सो अपने समय का सदुपयोग करिए, उसको अच्छे से फोकस्ड वे में। एक सैनिक स्कूल एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, अभी हमारा मैथ का सीरीज चल रहा है, मैथ के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम वहां पे कॉन्सेप्चुअली बता रहे हैं। तो आप एक एक चीज का अच्छे से प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले आप वहां पे अपने सिलेबस को देखिए, उसके लिए भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा कि कैसे मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करें, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, जनरल नॉलेज कैसे करें, रीजनिंग कैसे करें, पूरा कंबाइंड फोकस तैयारी कैसे करें, और अच्छे मार्क्स अच्छे रैंक से ये सैनिक स्कूल एग्जाम को कैसे पास करें, ताकि आपके बच्चे का भविष्य सुनहरा हो सके। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। जितना ज्यादा कमेंट आएगा तो मुझे समझ में आएगा कि और क्या आपको डाउट रह गया है, तो उसके बेसिस पे हम और भी वीडियोस इस सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए लेकर के आएंगे, अगर आपकी जरूरत होगी तो। अदरवाइज यहाँ पे जो मोटा मोटे चीजों का जरूरत है वो क्या है, तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो तो बच्चे का खींच ही लेंगे मोबाइल से, उसके बाद उसका सिग्नेचर होना चाहिए, सारा डॉक्यूमेंट, फिर आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज आप एक बार इकट्ठा कर ले। क्या क्या फॉर्मेट है, क्या क्या साइज है, जेपीजी फॉर्मेट में क्या क्या चाहिए आपको, पीडीएफ फॉर्मेट में, ये एक बार लिख लीजिए। फिर थोड़ा सा गो थ्रू करिए, जो भी ये पीडीएफ है हम अपने चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहां से भी आप थोड़ा सा देख लीजिए उसको अच्छे से। एक बार अच्छे से देखने के बाद आप तसल्ली से फॉर्म भरिए, किसी भी तरीके का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ताकि आपको करेक्शन विंडो का जरूरत ही नहीं पड़े और आगे किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। तो इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं हम लोग फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन। ऑल द बेस्ट फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। थैंक यू।